हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा। आज जो हमारी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हुई थी मध्य प्रदेश जीके की, उसका सेकंड लेक्चर लेके आ रहा हूँ। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में आपने एमसीक्यू की सीरीज में मध्य प्रदेश के विस्तार और स्थिति के बारे में क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस किया। आज हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचनाएं। एक्चुअली मैं 1 वीक से अपने थोड़ा लेक्चर मेरे नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके कारण मैं लेक्चर अवेलेबल नहीं करा पा रहा था। अब मैं कंटिन्यू लेक्चर वापस से लेके आऊंगा, जिसमें हम जल्द से जल्द आपका कोर्स इंडियन ज्योग्राफी और मध्य प्रदेश जीके दोनों का कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैंने वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी डाल देंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो आंसर है इसका गोंडवाना लैंड। अब आओ गोंडवाना लैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोंडवाना लैंड है क्या? जब हमारे सातों महाद्वीप कभी एक थे, मतलब कि पूरे ये आपस में जुड़े थे, जो ये कभी महाद्वीप जो थे ये चारों पहले अलग अलग थे, लेकिन ये कभी जुड़े भी थे। तो ये जब जुड़े थे तो इसे हम कहते थे पैंजिया का पठार। पैंजिया का पठार। फिर जब ये पैंजिया का पठार आपस में टूटा तो दो भागों में बढ़ गया। तो जो दक्षिणी वाला हिस्सा था इसे हम कह रहे हैं, इसका नाम दिए गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और ये ऊपर वाला उत्तरी वाला भाग कहलाया लॉरेशिया। लॉरेशिया। और जो ये पैंजिया पठार के चारों तरफ समुद्र था, इसका नाम था क्या? पैंथेलैसा। पैंथेलासा। तो समुद्र का नाम था पैंथेलासा, और जो महाद्वीप था, एक महाद्वीप था पूरे विश्व में, उसे क्या का नाम दिया? पैंजिया। पैंजिया जब टूटा आपस में तो दो भागों में बटा, तो निचला दक्षिणी वाला भाग कहलाया गोंडवाना और उत्तरी वाला कहलाया लॉरेशिया। तो मध्य प्रदेश इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ध्यान रखना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने सेल समूहों में बांटा गया है? तो जो मध्य प्रदेश की गोंडवाना क्रम की चट्टानों को हम 3 सेल समूहों में बांटते हैं, तो आंसर है 3। और ये 3 सेल समूह कौन कौन से? उत्तरी गोंडवाना सेल समूह, सेल समूह या सेल क्रम। दूसरा है आपका मध्य गोंडवाना सेल समूह, सेल समूह या सेल क्रम। और तीसरा है निचली सेल समूह, निचले सेल क्रम, गोंडवाना सेल क्रम। तो ये 3 सेल समूह है मध्य गोंडवाना क्रम की चट्टानों के। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या पूछा है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कितने सेल समूहों को वर्गीकृत किया गया है? तो 3 सेल समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार है मध्य प्रदेश में, वो उत्तर पश्चिमी भाग में भी पाया जाता है, उत्तरी भागों में भी पाया जाता है और पूर्वी भाग में भी पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में भी मध्य आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में भी आर्कियन क्रम के चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, और पूर्वी भाग में भी मध्य प्रदेश का विस्तार पाया जाता है आर्कियन क्रम की चट्टानों का। देखो मैप पे समझ लेते हैं आप थोड़ा सा हम। ये है मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी, ये उत्तर हो गया और ये हो गया पश्चिमी। तो मतलब इस वाले रीजन में भी क्या है, मध्य प्रदेश का आपका आर्कियन क्रम के चट्टानों का जो विस्तार है वो पाया जाता है। प्लस पूर्वी भाग में, मतलब कि इस भाग में भी पूरा आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। साथ ही उत्तरी भाग में, मतलब ऊपर वाले इस वाले भाई रीजन में मध्य प्रदेश का आपका आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। मतलब इन इतने ये वाले जो क्षेत्र में आपके इस वाले क्षेत्र में पूरा आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानों का बात आई है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का हम के बारे में जान लेते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों को अपन आद्य महाकल्प की चट्टान भी बोलते हैं, ध्यान रखना, आद्य महाकल्प। इसलिए ये है क्योंकि इसका निर्माण यही इसी टाइम हुआ था, आद्य महाकल्प में हुआ था। आद्य महाकल्प मतलब कि जब पृथ्वी ठंड हुई पृथ्वी पहले क्या थी कि आग का एक गोला थी, और धीरे धीरे जब ठंडी हुई,
ठंडा होना स्टार्ट हुई और एक समय के बाद जब ठंडी हुई तो जो सबसे पहले चट्टान का निर्माण हुआ, मतलब ठंडे होने के तुरंत बाद चट्टानों का निर्माण हुआ, तो क्या थी वो कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। यानी जो सबसे पुरानी चट्टान का निर्माण हुआ वो कौन सी थी? आर्कियन क्रम की चट्टान थी। देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। एक, पृथ्वी के ठंडी होने के बाद सबसे पहले कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और दूसरा क्या हुआ? यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? तो आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे पुरानी चट्टान है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्प क्रम की किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो इससे मैग्नीज की प्राप्ति होती है, ध्यान रखना। जो मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्प क्रम में किस खनिज की प्राप्त होती है? मैग्नीज की प्राप्त होती है। अब ये जो है मुख्यतः बालाघाट वाले क्षेत्र में हो गया। बालाघाट, धारवाड़ की क्रम की जो चट्टान के शिल्प क्रम विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है? बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, छिंदवाड़ा और साथ में जबलपुर, इन रीजन में मुख्यतः पाई जाती है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टान से होती? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है पन्ना जहां हीरे की प्राप्ति होती है। पहले तो ये क्वेश्चन बना। ठीक है, दूसरा यहाँ पर यही क्वेश्चन है जो हमारे सामने लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, चट्टानों में हीरे की प्राप्त होती है? तो ये जो इसका आंसर है आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और छतरपुर दो जगह कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है मध्य प्रदेश में, छतरपुर और पन्ना। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार इन दोनों जिलों में है मध्य प्रदेश में। तो इन जिलों में क्या है? हीरे की प्राप्ति, पन्ना में हीरे की प्राप्ति इन्हीं चट्टानों के द्वारा पाई जाती है। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस जिले में मलाजखंड रीफ स्थित है? मलाजखंड वेरी इंपॉर्टेंट है। मलाजखंड देखो, ये तो बालाघाट, इसका आंसर है बालाघाट। अब समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जो बालाघाट में एक बेहर पठार है, बेहर पठार, ठीक है, इस पठार के अंतर्गत मलाजखंड की चट्टानें हैं, मलाजखंड की खदान है। ठीक है, तो इस मलाजखंड की जो खदान है या तो यहाँ से तांबे का खनन या तांबा की उत्पत्ति भंडार की प्राप्ति होती है। मतलब यहाँ पर तांबे का भंडार है इसी मलाजखंड की खदान से। तो बहुत ही मात्रा में मलाजखंड यहाँ से निकाला जाता है। एक चीज और ध्यान रखना कि बालाघाट नंबर 1 किसके क्षेत्र में है? तो इसका आंसर लगा लेना आप एटीएम। एटीएम। अब आप देखते हैं एटीएम का मतलब क्या होता है। जैसे दूध वाला होता है, दूध वाला, ठीक है, सब्जी वाला, तो इसी तरह क्या हो जाएगा? एटीएम वाला। वाला से क्या हो गया? बालाघाट, और एटीएम से हो गया अभ्रक, तांबा और मैग्नीज। तो तीन इन चीजों में क्या है? ये बालाघाट नंबर 1 पर है पूरे मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, सबसे अधिक यदि इन तीन चीजों का पूरे मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। कहाँ? बालाघाट में। अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? बालाघाट में। फिर तांबा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। और मैग्नीज सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। तो ये चीजें ध्यान रखना। इसकी ट्रिक आपको हमने बताई, हालांकि ट्रिक हम बताते नहीं है, तब भी ध्यान रखना। तो मलाजखंड रीफ कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में। जहाँ किसकी प्राप्ति होती है? हम कहाँ क्या खनन करते हैं? इससे तांबे का खनन करते हैं यहाँ से। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर के किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है सांची का स्तूप। देखो, मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसी ये स्मारक नहीं है या ऐसी इमारत नहीं है जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से और इमारत मध्य प्रदेश में बनी है, लेकिन ऑप्शन में सांची स्तूप है, तो इसलिए इसका आंसर सांची स्तूप हो जाएगा। तो ग्वालियर का किला भी, जो ग्वालियर का किला है, ग्वालियर का किला है, वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। साथ ही में आपका जो भरोत, मतलब सतना में भरोत स्तूप बना है, तो वो भी लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांची स्तूप। तो सांची स्तूप भी लाल बलुआ पत्थर से बना है, ध्यान रखना। और सांची स्तूप स्थित कहाँ पर है? सांची स्तूप है रायसेन में स्थित है। कौन से जिले में? रायसेन में, रायसेन, ध्यान रखना।
तो 3 चीज़ लगभग मध्य प्रदेश में ये लाल बलुआ पत्थर जो विंध्याचल क्रम की चट्टान में से लाल बलुआ पत्थर निकलता है, उसमें 3 चीज़ मध्य प्रदेश में बनी है। पहला है सांची का स्तूप, दूसरा है ग्वालियर का किला और सतना का जो भरहुत स्तूप है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? तो जो विंध्यन क्रम की जो चट्टानों का नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है, देखो मैप में आपको समझाते हैं। ये है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। अब विंध्यन का जो नर्मदा सोन का घाटी का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा, ठीक है, तो इसके किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक भाग मतलब सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस क्षेत्र भाग में पाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका उत्तरी भाग में। ठीक है, उत्तरी भाग में, बी नंबर। आई चीज क्लियर हो गई। इसके अतिरिक्त उत्तरी पूर्वी भाग और सोनार घाटी क्षेत्र में भी विंध्यन क्रम की चट्टानों का मतलब नर्मदा घाटी का जो वो उत्तरी पूर्वी भाग है और सोनार घाटी वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपके विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। लेकिन जो सबसे अधिक पूछा है, यहाँ पर ध्यान रखना, सर्वाधिक विस्तार पूछा है, तो इसका आंसर है उत्तरी भाग, ये वाला रीजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों के रूप में सेमरी उपक्रम या सेमरी सीरीज का विस्तार किस नदी घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है? तो सोन नदी एवं इसका आंसर सोन नदी घाटी, साथ ही जो सोन नदी व भीमा घाटी क्षेत्र में इस सेमरी सीरीज या सेमरी उपक्रम का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर है सोन घाटी। यदि भीमा आता है तो भीमा में भी इसका ध्यान रखना, भीमा घाटी पर भी इसका इस सीरीज का विस्तार पाया जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों को किस खनिज के निक्षेप से प्राप्त होता है? तो निक्षेप मतलब मध्य प्रदेश का जो विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों में किस खनिज के निक्षेप से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है राल व कोयले के निक्षेप से। ठीक है। अब इसका जो विस्तार है वो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी तथा बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में अर्धवृत्त के रूप में पाया जाता है। देखो मध्य मैप में आप समझो, ये है आपका मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है, समझ लेना, थोड़ा सा ऐसे समझा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अपन समझते हैं कि ये वाला क्षेत्र है आपका बघेलखंड का पठार, ये वाला रीजन, ये पूरा किसके रीजन में आता है? बघेलखंड के पठार में आता है। और साथ में यहाँ पर जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, ये वाली सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये वाली जो आपकी है, ये वाली रीजन। ठीक है, इस क्षेत्र पर भी यहाँ पर ये पूरा गोंडवाना क्षेत्र क्रम की चट्टानों का राल कोयला पाया जाता है। ये चीजें क्लियर हो गई आपका। अब अगला है, मध्य प्रदेश के ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव सीरीज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पचमढ़ी उपक्रम के चट्टानों के रूप में हम इस महादेव उपक्रम को जानते हैं। इसका आंसर क्या है? पचमढ़ी उपक्रम। अब देखो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में महादेव उपक्रम का विस्तार पाया जाता है, जिसे हम पचमढ़ी उपक्रम के नाम से भी जानते हैं। महादेव पर्वत है कहाँ पर? तो होशंगाबाद जिले में है, ध्यान रखना, होशंगाबाद, और साथ में ये पचमढ़ी भी वहीं पर है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है। मध्य प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य उच्च प्रदेश है, इसको हम गंगा नदी के बेसिन के नाम पर जानते हैं। अब देखो इसको गंगा नदी बेसिन के नाम पर आखिर हम जानते क्यों हैं? क्योंकि नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग से स्थित मध्य उच्च प्रदेश को गंगा नदी बेसिन के नाम से अब हम जानते आखिर क्यों है? क्योंकि जो यहाँ से मध्य उच्च प्रदेश से जो सारी नदियां निकलती हैं वो कहाँ मिलती हैं? गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र में मिलती है, गंगा अपवाह में, ये ध्यान रखना। अफवाह, अफवाह होता क्या है? गंगा, और सिर्फ इसमें गंगा नहीं, गंगा और इसकी सहायक नदियां आती हैं, ध्यान रखना। तो मध्य उच्च जो प्रदेश है, मध्य उच्च प्रदेश कौन सा है? आपके नर्मदा सोन घाटी का जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहते हैं? मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं। तो इस यहाँ से जो भी नदियां निकलती हैं वो कहाँ जाती हैं? गंगा अफवाह में जाती है। ठीक है, या गंगा बेसिन में जाती है, चीजें ध्यान रखना। तो इसीलिए इसका हम इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस गंगा नदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं।
वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया और साथ में 2 उप भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं 7 भौतिक प्रदेश? पहला है मध्य प्रदेश का पठार, दूसरा है आपका बुंदेलखंड का पठार, ये वाला, ये देखो मैप में बता दिया है। साथ तीसरा है आपका मालवा का पठार, ये वाला मालवा का पठार हो गया। ठीक है, इसके बाद रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार हो गया। बघेलखंड का पठार हो गया आपका, ये पूरा बघेलखंड का पठार है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, साथ में ये ऊपर बघेलखंड का पठार हो गया। और ये सातवां क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी, सॉरी छठवां, और ये सतवां क्या है? नर्मदा सोन घाटी। तो ये 7 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सोन घाटी, सोन नर्मदा घाटी और बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो ये है। साथ में 2 जो उप श्रेणी है वो कौन कौन सी है? राजपीपला और ग्वालीगढ़। ये क्या है? आपकी 2 उप श्रेणियां हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो ये है आपका मालवा का पठार। सबसे जो बड़ा भूभाग है पूरा वो है मालवा का पठार। इसका एरिया टोटल कितना है? 8822 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर टोटल इसका एरिया है मालवा के पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के पठार के दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस भौतिक भूभाग द्वारा होता है? तो इसका होता है नर्मदा सोन घाटी द्वारा। ये सी नंबर, यहाँ पर सोन लिख लेना, ये नहीं लिखा था, नर्मदा सोन बेसिन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के अंतर्गत मध्य मालवा का पठार स्थित है। आंसर क्या है? मालवा का, ए नंबर, मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो जो सबसे ऊंची चोटी है मालवा पठार के अंतर्गत वो है सिगार चोटी, जिसकी ऊंचाई है 854 मीटर, 854 मीटर, सॉरी 881 मीटर, सॉरी 881 मीटर सिगार चोटी की ऊंचाई है। इसके बाद एक और चोटी यहाँ पर पठार पाया जाता है जिसका नाम है जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी। इसकी ऊंचाई, जाना पाव पहाड़ी से ही आपकी कौन सी नदी निकलती है? चंबल निकलती है, ध्यान रखना, महू में है जाना पाव पहाड़ी। इसकी ऊंचाई है 854 मीटर। अब सिगार चोटी है कहाँ पर? सिगार चोटी इंदौर जिले के में महू के समीप स्थित है, ध्यान रखना, इंदौर जिले में महू के समीप ये सिगार चोटी स्थित है। जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आपकी चंबल नदी निकलती है, जिसकी ऊंचाई है 854 किलोमीटर। धाजारी चोटी की ऊंचाई है 810 मीटर और गोमनपुर चोटी की ऊंचाई है 510 मीटर। तो ये था आज का क्वेश्चन। आप कमेंट करके जरूर बताओ ये क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।